हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का जिसका नाम मी चोंग है, वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका है कि वो अब अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा होता है। लेकिन जब वो सुसाइड करने जा रहा होता है तो उसकी ना मुलाकात एक लड़की से हो जाती है, क्योंकि वो लड़की मर रही होती है और ये ना उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब वो ठहरी गैंगस्टर। अब वो इसकी जिंदगी में ऐसी एंट्री मारती है कि फिर इसके तो सारे प्लान्स रह ही जाते हैं। बेचारा लाख कोशिशें कर ले मरने की, लेकिन उसकी किस्मत में ना अभी मरना नहीं लिखा था, क्योंकि उसकी लाइफ तो कुछ अलग ही टर्न लेने वाली थी। अब क्या होगा कहानी में, जब एक सीधा साधा लड़का इस चालाक क्रिमिनल लड़की के चक्करों में पड़ जाएगा और कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगर आपको जानना है तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मी चोंग से। ये कहानी का मेन लीड है और ये ना अपना सुसाइड लेटर लिख रहा होता है। ये बता रहा होता है कि जब से ये पैदा हुआ है जिंदगी में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। जब ये पैदा हुआ था तो इसके पैदा होते ही इसके दादाजी निकल लिए और उसके बाद इसकी दादी माँ निकल ली। कुछ समय बाद इसकी माँ निकल ली और जैसे जैसे लोग इसकी फैमिली से कम होते गए उनकी फोटो उस फोटो फ्रेम से हटती गई। इसके पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी कोमा में पड़े हुए थे। अब वही इसकी फैमिली के आखिरी मेंबर बचे थे, लेकिन वो भी कुछ समय पहले चल बचे और फोटो फ्रेम से एक और फोटो कम हो गई। तो अब इसने डिसाइड किया कि ये भी एक शुभ मुहूर्त देख करके ना सुसाइड कर लेगा ताकि ये जिंदगी से छुटकारा पाए। अब ये बिल्कुल रेडी शेडी होकर के नदी के किनारे पहुंच जाता है कूदने के लिए, लेकिन वहाँ पे इसे दिखता है कि एक लड़की ना डूब रही होती है। अब इसके अंदर का ना इंसान जाग जाता है और ये अपने मरने का प्लान कैंसिल करके उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। अब 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ये इस लड़की को बचा करके अपने घर ही ले आया होता है। इसका नेकलेस घूर रहा होता है कि इस लड़की को ना होश आ जाता है और ये खींच के इसके कान के नीचे रख देती है। अब कहानी 13 घंटे पहले की दिखाई जाती है। इसका नाम जी लियाओ है और ये एक स्कैमर है। अब इसकी गैंग के लोग ना इसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं। जिसके ऊपर इसे सबसे ज्यादा विश्वास था वही लोग ना इसकी ड्रिंक में कुछ मिला करके इसे दे देते हैं और इसको ना पूरे बेचने की तैयारी कर लेते हैं। अब ये लोग जी लियाओ को ले जा रहे होते हैं किडनैप करके, तो जी लियाओ ना जैसे जैसे करके इनसे बचती है और ना सीधे पानी में कूद जाती है। फिर उसके आगे का सीन तो हमें पता ही है कि उसको ना मी चोंग बचा लेता है। अब जी लियाओ के गुस्से से तो मी चोंग की नाक से खून निकलने लगता है। जी लियाओ उससे बोलती है कि चल अब 3000 युआन निकाल फटाफट से। ये बोलता है कि किस लिए। मी चोंग बोलती है कि देख, मेरी वजह से ना तेरी जान बची है, तो अब तू 3000 रुपए निकाल दे। मी चोंग सोच रहा होता है जान तो इसकी मैंने बचाई थी, तो ये मुझसे पैसे क्यों मांग रही है। ये बोलती है कि अगर मेरे बॉस को पता चला ना कि मैं तेरे यहाँ थी पूरी रात, तो तेरा ना कत्ल हो जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि गेट पे कोई आ जाता है। अब यहाँ पे मी चोंग गेट खोलने जाए उससे पहले ही ना जी लियाओ जाती है गेट खोलने के लिए। गेट खोलने से पहले ही वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो मी चोंग की गर्लफ्रेंड है। ये लेडी ना मी चोंग को रेंट देने के लिए आई थी एंड जी लियाओ उससे रेंट ऐसे ले लेती है जैसे कि वो ही ना उसकी रियल गर्लफ्रेंड है और बड़ी खुशी से ना पैसे गिनते हुए आ रही होती है। उसके बाद जब मी चोंग उसे घूर के देख रहा होता है तो कहती है जिसके हाथ में पैसे हैं पैसे उसी के होंगे। तो मी चोंग बोलता है इसे तो चोरी बोलेंगे ना। अब यहाँ पे जी लियाओ तो उसी के सामने कपड़े बदलने लगती है, तो मी चोंग तो अपना फेस टर्न कर लेता है। जी लियाओ ना उसके कपड़े पहन लेती है और कहती है कि अब बताइए पैसे किसके होंगे, मैं कंप्लेंट करूं तेरी कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है। मी चोंग बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जी लियाओ बोलती है कि कौन तेरी बातों पे विश्वास करेगा, क्योंकि मैंने तो तेरे कपड़े पहने हैं। अब वो ना उसके पैसे वगैरह ले करके वहाँ से निकल जाती है। अब इसे ना अपने गैंग के एक मेंबर जीजी के ऊपर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि इसे लगता है कि जीजी ना इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। लेकिन रियलिटी तो तब सामने आती है जब ये जीजी के घर पे जाती है और इसे बाहर से सुनाई देता है कि जीजी भी इस कांड में पूरी तरीके से मिला हुआ था, बल्कि जीजी ने ही इसे सेल किया था। इधर जी लियाओ को काफी बड़ा धोखा मिला होता है और उधर मी चोंग फिर से मरने की तैयारी कर रहा होता है। वो सोचता है कि पिछले मुहूर्त में मरने के लिए तो 1 साल लगेगा ना, इसलिए अब वो एक नया मुहूर्त ढूंढता है और उसके बाद ना उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। पहले तो वो खुद की सफाई करता है और उसके बाद घर की सफाई करता है। पड़ोसियों के लिए पूरा रास्ता वगैरह बना देता है, चिट वगैरह भी लिख देता है कि वही लोग आगे जाएं जिनका दिल पक्का हो, क्योंकि आगे डरावने सीन देखने को मिल सकते हैं। अब सारी तैयारियां हो ही गई थी तो बस वो फंदे पे लटकने ही वाला था। उसकी फोटो उस फोटो फ्रेम से गायब होने ही वाली थी कि इतनी देर में फिर जी लियाओ वहाँ पे टपक पड़ती है। बेचारा मरते मरते बचता है और फोटो वापस आ जाती है। जी लियाओ पूछती है कि कर क्या रहे थे इस रस्सी पे। मी चोंग बोलता है कि कपड़े सुखाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जी लियाओ बोलती है लाओ मैं मदद कर देती हूँ, और उसके बाद उस फंदे पे ना अब कपड़े सूख रहे थे। अब यहाँ पे जी लियाओ तो ऐसे बस जाती है जैसे कि ये इसी का घर हो। मी चोंग सोचता भी है कि यहाँ पे क्यों आई है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो वो बोलती है कि अब मैं यहीं रहूंगी कुछ दिन, और वो उसी का लिया हुआ रेंट उसे वापस करके कहती है ये लो मेरा रेंट रहा। मी चोंग सोच रहा होता है ऊपर से नीचे तक तो सारी चीजें मेरी हैं, ये मुझे मेरे ही पैसों से रेंट दे रही है। अब मी चोंग सोच रहा होता है कि भले ये कितने दिन यहाँ रहे लेकिन मुझे
मुझे तो अपना प्लान कंप्लीट करना है, 10 मिनट बाद आती तो अभी तक तुम्हें मर चुका होता। लेकिन अब मी चोंग एक नया प्लान सोचता है। वो जा करके खूब सारी स्लीपिंग पिल्स हाथ में लेता है, लेकिन फिर से ना वहाँ पे जी लियाओ पहुंच जाती है। वो मी चोंग से बोलती है, क्या थोड़ी स्लीपिंग पिल्स हैं तुम्हारे पास? मुझे मरना है। मी चोंग सोचता है कि ये ऐसी लड़की नहीं लगती जो मरना चाहती हो, इसीलिए वो सारी स्लीपिंग पिल्स ना डस्टबिन में डाल देता है और उसके बाद उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं है। अब बेचारी को भी तो धोखा मिला ही था ना। अब उसके बाद वो क्या करती है, अपना गुस्सा निकालने के लिए मी चोंग से उसका फोन मांगती है। उसके फोन में किसी का नंबर मिलाती है और उसे खूब सारी गालियां देने लगती है और इतने गुस्से में ना मी चोंग का फोन ही बाहर फेंक देती है। मी चोंग कहता है वो फोन मेरा था। उसके बाद जी लियाओ बोलती है, ये लो तुम मेरा फोन फेंक दो। मी चोंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं फेंकना। मी चोंग मनी मन सोचता है, चलो मेरे से पहले मेरा फोन मर गया, कुछ समय बाद तो मैं भी मरने वाला हूँ। पर फिर जी लियाओ ना अपना ही फोन बाहर फेंक देती है गुस्से में। अब मी चोंग सोच रहा होता है कि मरना तो उसे आज ही है, जब ये सो जाएगी उसके बाद मरेगा। लेकिन ये लड़की सोने वाली कहाँ थी, ये तो इससे कहती है कि चलो बाहर चल रहे हैं कहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। वो तो पहली बार ना मी चोंग को एक क्लब में ले जाती है। मी चोंग सोचता है कि चलो मरने से पहले ये जगह भी देख ली। अब जी लियाओ तो यहाँ खूब मजे से डांस कर रही होती है और मी चोंग के अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वो पहली बार यहाँ पे ड्रिंक कर लेता है एंड उसके बाद तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। ऊपर से जी लियाओ इसे गा गा करके ना पका रही होती है अपनी बेसुरी आवाज में। मी चोंग कह रहा होता है, हाँ मुझे मरना है, लेकिन मैं ऐसी बेसुरी आवाज सुन करके नहीं मर सकता। अब सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक ही साथ सो रहे होते हैं। अब मी चोंग सोचता है कि ये मौका अच्छा है, जी लियाओ सो रही है तो मैं जा करके ना मर जाता हूँ। वो ना रस्सी के फंदे पे बस लटकने ही वाला होता है कि इतनी देर में मैडम जी उठ जाती हैं और फिर से इसका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब जी लियाओ उससे बोलती है कि इस फोटो के अंदर ये मोटे से इंसान तुम ही हो ना, बाकी ये लोग कहाँ गए? अब यहाँ पे मी चोंग सोचता है कि मैं इसे डरा देता हूँ, ये भाग जाएगी यहाँ से। ये बोलता है कि इन सारे लोगों को मैंने ही मारा है, लेकिन इसे कहाँ पता था कि ये उससे बड़ी क्रिमिनल है। बोलती है अच्छा किया, आई लाइक इट। बेचारा मी चोंग। अब ये लोग ना खाना खाने के लिए जाते हैं बाहर, तो सोचता है कि वहीं इसी के सामने ना अपनी गर्दन काट के मर जाता हूँ, लेकिन इसके अंदर हिम्मत ही कहाँ थी। वहाँ पे ना मी चोंग का कजन आता है जो कि इसे ना उल्लू बनाने लगता है और इससे कुछ पेपर साइन करवाने लगता है। मी चोंग को पहले से ही पता था कि ये इसके साथ ना फ्रॉड करा है, लेकिन वैसे भी उसे तो मरना ही था तो वो साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जी लियाओ से ये बर्दाश्त ही कहाँ होता, उसे तो फंदे लगने लगते हैं ये सब कुछ सुन के। वो खड़े होती है और वो उन पेपर को पढ़ती है और कहती है, अरे भाई साहब, जब इसमें इतना ही पैसा है तो तुम काहे नहीं इन्वेस्ट कर लेते हो? और वो ना उससे कहती है कि ये तो एक पैसा भी नहीं देगा, चल तू अब निकल यहाँ से। के बाद उसी के पैसों से ना बिल भरते टाइम कह रही होती है कि वो तेरे साथ चीटिंग कर रहा था, तू कुछ बोला क्यों नहीं? वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था। जी लियाओ ने ना मी चोंग के पैसे लिए होते हैं, तो मी चोंग बोलता है कि तुम भी तो वही कर रही हो जो वो कर रहा था। तो ये बोलती है, अरे सेम कैसे है, मैं तुझे बुली कर रही हूँ और वो मेरे दोस्त को बुली कर रहा था। अब मी चोंग जिंदगी में पहली बार ना यहाँ दोस्त वर्ड सुनता है, क्योंकि बचपन से सब उसे ना अनलकी कहते आए हैं और किसी ने ना उसे दोस्त माना ही नहीं। अब हमें सीधे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मी चोंग फिर सोचता है कि वो ना आज बाथरूम में ही मर जाएगा, क्योंकि बाथरूम में तो ये आ नहीं सकती। वो सोचता है नस काट के मर जाएगा। और इतनी देर में बाहर जब जी लियाओ अकेली बैठी होती है तो वहाँ पे जीजी आ जाता है और वो ना उसे तंग करने लगता है, उसे हरेस करने लगता है। इधर मी चोंग अंदर मरने की सोच रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि अगर वो हाथ काट के मरेगा ना तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि वो किसी और तरीके से मरेगा। तो अब वो बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पे तो झगड़ा हो रहा है। बेचारा बिना बात का फंस जाता है। जीजी तो आकर के उसे मारने लगता है, जबकि इस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था। जीजी ना चाकू लेकर के इसे मारने के लिए बढ़ता है। अब मी चोंग सोचता है कि चलो अच्छा है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। पर बेचारे के अरमानों पे फिर पानी फेर देती है जी लियाओ। वो पीछे से ना जीजी को ही मार देती है। जी लियाओ पूछती है, जरा चेक करो जिंदा है या मर गया। अब मी चोंग जब सुनता है ना तो उसे कोई भी आवाज नहीं आती, ये इंसान मर चुका होता है। फिर भी वो ना जी लियाओ से झूठ बोल देता है कि ये ना बेहोशी हुआ है। उसके बाद तो जी लियाओ उसे पकड़ती है और अपने साथ भगा करके यहाँ से ले जाती है। जी लियाओ के पैर में ना चोट लग गई होती है, तो मी चोंग ना उसे पिगी बैंक राइड देता है। के बाद ना इन्हें जाते हुए इनकी नेबर भी देख लेती है। आज रास्ते में जाते हुए जी लियाओ सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं इस अनजान इंसान के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ मी चोंग सोचता है कि जो भी मेरे साथ रहता है वो मर जाता है, तो मैं ना इसे पहले ही बता देता हूँ। वो बाइक रोक करके इसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरे साथ ना खतरा है। लेकिन जी लियाओ को कहाँ किसी खतरे से डर लगता है, वो तो इसे सीधे ले जाती है एक होटल में। इधर दूसरी तरफ इसके गैंग का बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम कियान है। इसे चिड़िया बहुत पसंद है और इसी की महंगी सी चिड़िया लेकर के ही तो वो जीजी गया होता है उसके घर पे। अब जीजी भी गायब है और चिड़िया भी गायब है। कियान ना इन सभी को ढूंढने के ऑर्डर दे देता है। अब ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं और एक ही रूम ले लेते हैं वहाँ पे। इधर यहाँ पे जो मी चोंग होता है वो उसके पैर की पट्टी कर रहा होता है और उधर दूसरी तरफ कियान और उसके आदमी पहुंच गए होते हैं मी चोंग के घर पे। इधर दूसरी तरफ जी लियाओ मी चोंग से बोलती है कि कभी ऐसे किसी लड़की के साथ अकेले रहे हो, तुमने कभी किसी लड़की को किस किया है, ट्राई करना चाहते हो?
बोलते ही ना उसे किस कर देती है। मी चोंग सोच रहा होता है कि ऐसी फीलिंग तो उसे कभी भी नहीं हुई है। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। अब यहाँ पे ली जियाओ से दोबारा किस करने जाती उससे पहले ही मी चोंग उसे धक्का दे देता है और वहाँ से भाग आता है। बाहर आकर के ना अलग रूम की डिमांड करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही ना वहाँ पे ली जियाओ आती है और बोलती है कि तुम यहाँ रुक लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वो जाने तो लगती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि यार ये बंदा मुझे रोक ले, लेकिन वो उसे रोकता ही नहीं है। अब ज़िलियाओ तो वहाँ से चली गई होती है और मी चोंग के पास अच्छा खासा मौका होता है मरने का, लेकिन बंदा अभी मर ही नहीं पाता क्योंकि इतनी देर में ही ना बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि ली जियाओ ना बाहर जा करके एक अलग ही बंदे को पकड़ लाती है जो कि पूरा ठरकी होता है। वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो वो जो होटल का मालिक होता है ना वो आकर के इनसे पैसे वसूलने लगता है क्योंकि तोड़फाड़ जो हो गई होती है। और ये सारी चीजें ना कान लगा करके मी चोंग सुन रहा होता है। वो बुढ़ा इंसान ज़िलियाओ को पकड़े हुए होता है, तो इतनी देर में ना वो ठरकी इंसान वहाँ से भाग जाता है और साथ में जाते जाते ना इनका स्कूटर भी ले जाता है और स्कूटर से कुछ सामान वहीं पे गिर जाता है। उधर ऊपर वो बुढ़ा ना ज़िलियाओ को छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो उसे बचाने के चक्कर में ना मी चोंग अचानक से हीरो बन जाता है। वो जाकर के उस बुढ़े से कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर बुढ़ा बोलता है कि क्या बोलता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है। बुढ़ा उसे भी लपेट लेता है और कहता है कि चलो अब तुम दोनों पैसे निकालो। बुढ़ा ना इनका टाइम पास कराने लगता है इनसे पैसे मांग करके, क्योंकि ये ना खबरी होता है कियान का और इतनी देर में कियान के लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ज़िलियाओ और मी चोंग को घेर लेते हैं। इनसे पूछने लगते हैं जीजी के बारे में और फिर ये लोग कैसे तैसे करके ना वहाँ से निकल के आ जाते हैं। वहाँ से निकलते वक्त ना इन्हें कियान की चिड़िया दिखाई देती है। एक्चुअली में कियान चिड़ियाओं का बहुत बड़ा वाला शौकीन है और वो उसकी चिड़िया को ना रख लेते हैं। और कियान जीजी को भी इसी चिड़िया की वजह से ढूंढ रहा था क्योंकि ये चिड़िया ना जीजी के पास थी। इधर ना ये सबसे छुपते छुपाए फिर रहे होते हैं और मी चोंग सोच रहा होता है कि वो तो मरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी ने तो एक अलग ही टर्न ले लिया है और अब वो लोगों से छुपते फिर रहा है। इसी बीच में ना मी चोंग की तबीयत भी खराब हो जाती है, ज़िलियाओ उसके लिए दवाई लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ कियान को भी पता चल जाता है मी चोंग के घर का और वो मी चोंग के घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि जीजी अभी भी जिंदा है। अब जीजी ना कियान के कब्जे में आ चुका है और जीजी बताता है कि उसकी चिड़िया ना शायद वो दोनों लोग ही लेके भाग चुके होते हैं। अब कियान ना अपनी चिड़िया के लिए उन दोनों को ढूंढवा रहा होता है। इधर ज़िलियाओ भी ना मी चोंग का अच्छे से ध्यान रख रही होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ज़िलियाओ इनसे बचने के लिए ना अपना हेयर कट भी चेंज करा लेती है और जब मी चोंग बोलता है कि मैं भी अपना हेयर कट चेंज करा लेता हूँ तो बोलती है कि तुम्हें पहचानता ही कौन है, चलो यहाँ से। दोनों ऐसी छुपते छुपाते रोड पे बैठे ही होते हैं कि ज़िलियाओ सोचती है जीजी के अलावा वो इस दुनिया में किसी को जानती भी नहीं है और वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। मी चोंग बोलता है कि तुम इस लॉकेट को बड़े अच्छे से छूती रहती हो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलती है कि हाँ ये मेरी दादी का है। मी चोंग बोलता है अच्छा वो चल बसी है इसलिए ना। उसके बाद तो वो इसे करारा वाला लगाती है और कहती है कि कौन चल बसी, वो जिंदा है और गाँव में है। मी चोंग बोलता है कि तो तुम अपनी दादी के पास ही क्यों नहीं चली जाती हो? ये रीजन तो नहीं बताती है, लेकिन साफ मना कर देती है दादी के पास जाने से। अब ये लोग ना स्टेशन पे खड़े होते हैं और इनके पास ना पैसे कम बचे होते हैं, तो यहाँ पे ज़िलियाओ अपना क्रिमिनल वाला दिमाग लगाती है। वो बोलती है कि मैं ना ये बाईसाइकिल बेच के आती हूँ, कुछ पैसे इससे मिल जाएंगे। किसी की भी बाईसाइकिल उठा करके ना जाके बेचने चली जाती है। वो बाईसाइकिल बेच के पैसे वगैरह लेकर के ना वापस आ रही होती है, तो वो ना कियान के लोगों को देख लेती है और उनकी बातों से उसे ऐसा समझ में आता है कि शायद जीजी ना मर चुका है। कुछ भी हो, वो उसका इकलौता दोस्त था उस क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर, तो उसे बुरा लगने लगता है कि वो उसके हाथों से मर गया है शायद। वो जाती है मी चोंग के पास और उसे जाकर के कहती है क्या उस दिन जीजी जिंदा था या मर चुका था। मी चोंग ना पता नहीं क्या सोच के इससे झूठ बोल देता है कि नहीं मैंने तो उसके दिल की धड़कन सुनी थी। फिर ज़िलियाओ पूछती है कि अच्छा कैसी धड़कन सुनी थी, धक धक सुना था या धक 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 सुना था? बेचारा मी चोंग बोलता है कि मैं भूल गया। ज़िलियाओ कहती है कि सच सच बताओ तुमने उस दिन कुछ भी नहीं सुना था ना? फिर मी चोंग ना इसे सच बता देता है कि उस दिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है और यहाँ पे ज़िलियाओ बोलती है कि एक इंसान मर गया था और तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ, तुमने मुझे बताना सही नहीं समझा। अब भाई मी चोंग जिसे मौत अपनी महबूबा जैसी लगती है तो वो तो मौत की तारीफें करने लगता है। कहता है मरना तो सबको एक ना एक दिन है ही ना, वो इतनी आसानी से मर गया, अच्छी बात है ना। अब उसकी ऐसी बातों से तो ज़िलियाओ और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है और वो गुस्सा होकर के ना वहाँ से चली जाती है उसे छोड़ करके। फाइनली मी चोंग को ना ज़िलियाओ से छुटकारा मिल चुका था और अब वो शांति से ना मर सकता था, लेकिन उधर दूसरी तरफ ना ज़िलियाओ जीजी की मौत के गम में थी। जीजी भले ही कैसा हो लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। फाइनली अब मी चोंग के पास पूरा मौका होता है कि वो मर सकता है। वो जाता है फिर से नदी के पास और उस चिड़िया को ना साइड में रखता है और पानी के अंदर ना छलांग लगा देता है। तो अब मी चोंग जिंदा रहता है या मरता है, इन दोनों की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस मूवी का लास्ट पार्ट भी होगा। वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना और उसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ना नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत